बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम डिस्कस कर रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड को एंड आई थिंक कि आपको इसकी अंडरस्टैंडिंग हो चुकी है कि व्हाट इज़ एन इलेक्ट्रिक फील्ड। इट्स अ स्पेस और रीजन अराउंड a charged particle where you can experience its force of attraction or force of repulsion. This is the way we describe this electric field. Okay. अब नेक्स्ट वी हैव डिस्कस द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कि जो कोई भी आपका चार्ज पार्टिकल इट्स पॉजिटिव चार्ज तो इसकी फील्ड लाइंस किधर को होंगी, स्ट्रेट लाइन आप बनाते हैं और इसकी डायरेक्शन आउटवर्ड होती है। इसी तरह इफ़ आई वांट टू ड्रॉ द फील्ड लाइंस फॉर द नेगेटिव चार्ज दिस वुड बी लाइक दिस। ओके, ठीक है जी। देन वी हैव डिस्कस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। उसमें क्या है कि आपके पास लेट्स सपोज यू हैव अ पॉइंट चार्ज, कोई भी आपके पास चार्ज है एट एंड यू वांट टू नो द इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी। आप क्या करते हैं, एट पॉइंट पी आप एक टेस्ट चार्ज लेट्स सपोज इट्स क्यू नॉट उसको ला के रख देते हैं। ठीक है जी, लेट्स सपोज दिस इज़ योर टेस्ट चार्ज। फिर आप क्या करते हैं, यू फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन दीज टू चार्ज पार्टिकल और उसका क्या हमने फार्मूला किया है जी कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज़ इक्वल टू एफ ओवर क्यू नॉट। ठीक है जी। इससे अगर आपको आप क्या करते हैं कि आपके पास दो चार्ज पार्टिकल्स हैं, आपके पास आपने यू हैव टू अप्लाई द कूलम्स फोर्स Q1 Q नॉट और डिवाइडेड बाय Q नॉट और स्केयर। ठीक है जी, Q नॉट से कैंसिल हो जाता है एंड यू आर लेफ्ट विद Q1 ओवर आर स्केयर। ठीक है जी। इससे आपको क्या मिलता है, आपको इलेक्ट्रिक फील्ड मिल जाती है। फिर उसके बाद हमने किया कि लेट्स सपोज यू हैव n नंबर ऑफ चार्ज पार्टिकल्स, लेट्स सपोज लाइक दिस। यहाँ पे पॉइंट चार्जेस है, कोई यहाँ पर है, तो आप कैसे इसकी नेट एंड यू नीड टू फाइंड आउट द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। उसको आप किस तरह से फाइंड आउट करते हैं कि आप फाइंड आउट करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन दीज बिकॉज दीज टू चार्ज पार्टिकल्स क्यू नॉट एंड Q1। लेट्स सपोज इट्स Q1, ये क्या हो गया आपका Q2 हो गया यहाँ से। तो आपके पास क्या आता है, हमने सुपरपोजिशन प्रिंसिपल को यूज़ किया था कि लेट्स सपोज यू हैव नेट E इज इक्वल टू E1 electric field because of charge Q1, then E2 electric field because of charge Q2, and so on electric field because of charge N. Okay, so this is electric field because of more than n charge particles. ठीक है, और इसके इसी के साथ चूँकि ये जो एग्जांपल हम आज मैं कराना चाह रही हूँ, इस वक्त हम करना चाह रहे हैं, वो इसी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड से रेलिवेंट है, तो मैं इसको अभी डिस्कस करूँगी। दिस प्रॉब्लम स्टेट्स दैट 3 पार्टिकल्स विद चार्जेस Q1 Q2 एंड Q3 ईच अ डिस्टेंस d फ्रॉम द ओरिजिन। आपके पास कोई भी 3 चार्जेस हैं, एक का जो चार्ज है दैट इज़ प्लस Q, दूसरे का चार्ज है -2Q, तीसरे का चार्ज है -4Q, और ये कहाँ पड़े हुए हैं, ये एक डिस्टेंस d पर पड़े हुए हैं। ठीक है जी। तो अब आप क्या करते हैं, नाउ व्हाट यू हैव टू डू इज़ यू हैव टू फाइंड द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट द ओरिजिन। ओके, ये जो इसके साथ इसकी फिगर है ये भी इट्स आल्सो गिवन। लेट्स सपोज मैं ये कहती हूँ कि ये जो आपका ये जो डिस्टेंस है, ये जो सेंटर है जिसको मैंने रेड किया है, दैट इज़ योर सेंटर वेयर यू हैव टू फाइंड आउट द इलेक्ट्रिक फील्ड बिकॉज ऑफ चार्ज Q1 Q2 एंड Q3। ठीक है जी। और जो इनके दरमियान में डिस्टेंस है दैट इज़ गिवन कि ये डिस्टेंस जो सा है, ये हर पार्टिकल अपने ये जो सेंटर है जहाँ पर हमने नेट इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करनी है उससे डिस्टेंस d पर पड़ा हुआ है। ठीक है, अगर मैं इन चार्जेस का लेट्स सपोज मेंशन करना चाहूँ कि ये हमारे पास क्या है, ये पॉजिटिव चार्ज है, ये क्या है जी, ये नेगेटिव चार्ज है, और Q3 इज़ आल्सो नेगेटिव। ठीक है जी, ये मैंने इनके चार्जेस आपको बता दिए कि कौन से हैं, डिस्टेंस दी पड़े हैं, और जो इनकी ओरिएंटेशन है या ये समझे कि जो इनकी स्पेस में लोकेशन है ये हमें गिवन है, हम खुद से इनको हमने अरेंज नहीं किया, ये स्पेसिफिक क्वेश्चन में उनकी स्पेसिफिक डायरेक्शन जो सी है या उनकी जो लोकेशन है इट इज़ ऑलरेडी गिवन। ओके, अब अगर हम इलेक्ट्रिक एट द मोमेंट हम इलेक्ट्रिक फील्ड इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी, लेकिन हम इस वक्त क्या कर रहे हैं, हम उसकी डायरेक्शन में इंटरेस्टेड नहीं है, हम सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड लिखना चाहते हैं। सो E1, अगर मैं इसका ऊपर या तो दो वेज हैं इसको लिखने के, या तो मैं इसके ऊपर ये साइन डाल दूँ इलेक्ट्रिक फील्ड उसका वेक्टर का, और अगर मैं इसको नहीं यूज़ करती हूँ तो इसका सिंपली मीन्स ये होता है कि मैं क्या कर रही हूँ इस टाइम, मैं इसको एज इसका मैग्नीट्यूड को कंसिडर कर रही हूँ। दूसरा मैग्नीट्यूड को कंसिडर करने का वे क्या होता है कि आपके पास यहाँ पे F
ओवर क्यू नॉट है, तो आप क्या करते हैं, ये चीज़ लगा देते हैं, ठीक है। मॉडुलस लेते हैं कि जो भी अंदर आपकी वैल्यूज़ आए, वट एवर आपकी वैल्यू आ रही है, आपसे क्या लेंगे, आप उसको पॉजिटिव लेंगे, ठीक है जी। सो अब यहाँ पे यहाँ पे F1 कहना चाहिए, ठीक है जी। इलेक्ट्रिक फील्ड इज़ E1 इज़ द इलेक्ट्रिक फील्ड विच इज़ बिकॉज ऑफ चार्ज Q1। और अगर मैं इसको लिखना चाहूँ जैसे हमने भी थोड़ी देर पहले लिखा था, दैट इज़ Q1 Q0, फोर्स बिटवीन चार्ज Q1 एंड Q0, जो कि अब Q0 कहाँ से आया, ये वो आपका टेस्ट चार्ज है जिसको आप सेंटर पे ला के रखते हैं टू नो द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ Q1, ओके। एंड दिस इज डिवाइडेड बाय Q0 एंड आर स्केयर। हमारे पहले क्वेश्चन में आर था, अब हम वैल्यूज़ को रिप्लेस करते हैं। के इज़ अ कांस्टेंट, अब यहाँ पे Q0 कैंसिल हो गया। Q1 क्या है जी, Q1 आपका है 2Q, ओके। और आपके पास r क्या है, डिस्टेंस बिटवीन Q1 एंड द सेंटर इज गिवन, दैट इज d स्क्वेयर, ठीक है जी। तो ये आपके पास आ गया। अब चूँकि ऑलरेडी ये पॉजिटिव है तो मुझे इसको ये लगाने की ज़रूरत नहीं है। एनीवे आप जब मैग्नीट्यूड की बात करते हैं तो आप हमेशा क्या करते हैं, पॉजिटिव वैल्यू को कंसिडर करते हैं, ठीक है, जो भी उसकी वैल्यूज़ हो जाए। नाउ व्हाट अबाउट E2, E2 क्या हो जाएगा, E2 हमारे पास आ जाएगा जी, E2 is equal to K Q2 over D square, and this Q2 is equal to K 2Q over D square। अब यहाँ पे जो E2 था, दिस इज़ बिकॉज ऑफ चार्ज Q2 का जो चार्ज था दैट वाज नेगेटिव, लेकिन बिकॉज वी आर कंसिडरिंग ओनली द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, तो ये भी हमारे पास ये जो E2 है ये किस में आएगा, ये पॉजिटिव में आएगा, ठीक है। हम मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के, ओके जी। इस टर्म व्हाट अबाउट E3 में आपके पास क्या है, K, और वहाँ पे जो आपका Q3 ओवर डी स्क्वेयर, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, K 4Q। अगेन आप नेगेटिव साइन को यहाँ पे साथ में नहीं लिखेंगे बिकॉज ऑफ द मैग्नीट्यूड, बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट मैग्नीट्यूड, ओके। अब अगर हम आ जाएं इसकी पहले भी हमने मैग्नीट्यूड फाइंड आउट किया, अब हम डायरेक्शन को डिस्कस करते हैं कि डायरेक्शन हमारे पास क्या होगी, ठीक है जी। अगर मैं थोड़ा सा कलर चेंज करूं कि मैं ये देखना चाहती हूँ कि पॉजिटिव जो चार्ज है इसकी जो फील्ड लाइन है जो, या इलेक्ट्रिक फील्ड बिकॉज ऑफ दिस पॉजिटिव चार्ज एट दिस सेंटर विल बी इन दिस डायरेक्शन, यस और नो। बिकॉज ये जो Q आपके पास है, पॉजिटिव चार्ज की जो फील्ड लाइंस होती हैं वो स्पेस में अगर आप चेक करें तो क्या होती हैं, स्ट्रेट लाइन होगी अलॉन्ग दिस एक्सिस, जो कि आपको पॉइंट से मिलाएगा, ठीक है। और कहाँ होगी, आउटवर्ड होगी। सो दिस इज डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड बिकॉज ऑफ चार्ज Q1, ठीक है जी। अब लेट मी चेंज द कलर, लेट्स सपोज अब मैं अगर येलो ले लेती हूँ, ओके। नाउ यू नीड टू कंसिडर द डायरेक्शन ऑफ Q2 क्या है, नेगेटिव है। नेगेटिव चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस किधर को होती हैं, इनवर्ड होती हैं, ठीक है। विच मीन्स इलेक्ट्रिक डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड बिकॉज ऑफ दिस चार्ज Q2 एट पॉइंट P, ये जो सेंटर वाला पॉइंट है, विल बी लाइक दिस। समझ आ गई आपको, एक पॉजिटिव चार्ज है और एक नेगेटिव चार्ज है, और आप उसकी डायरेक्शन देख रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड की सेंटर पर। तो आपके पास डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड E1 एंड डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड बिकॉज ऑफ चार्ज Q2 बोथ आर इन सेम डायरेक्शन, ठीक है जी। और तो आपको पता है कि अगर आपके दो वेक्टर्स जो उनसे हैं वो सेम डायरेक्शन में हों तो आप उनको सिंपली क्या करते हैं, ऐड कर सकते हैं। सो E1 प्लस E2 किसके बराबर आ जाएंगे जी, K 2Q ओवर डी स्क्वेयर प्लस K 2Q ओवर डी स्क्वेयर, तो ये किसके बराबर आ जाएगा जी, 4, ठीक है ना, और K Q ओवर डी स्क्वेयर, ठीक है। और ये आपका क्या था, ये आपका E3 के बराबर है। अगर मैं इसको यहाँ पे लिखना चाहूँ तो मैं इसको डिफरेंट कलर में इसलिए लिख लूँ कि हमें याद रहे कि ये वाला E3 कौन सा है, ये वो E3 है जो हमें मिला है E1 और E2 को ऐड करने से, बिकॉज जो इलेक्ट्रिक फील्ड थी वो सेंटर पर एक ही डायरेक्शन में थी, ठीक है। तो इसको ये हम इस तरह से बनाते हैं कि ये आपके पास आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड E3 तो थी, ये दोनों वेक्टर जोन से हैं आपके, अगर मैं चेंज करूँ, दिस इज़ बिकॉज ऑफ चार्ज Q2
और ये वो जो चीज़ है दिस इज़ बिकॉज ऑफ चार्ज Q1। सो ये E2 है, ये E1 है, दोनों एक ही डायरेक्शन में है, दोनों का मैग्नीट्यूड को जब ऐड करते हैं तो ये किसके बराबर आ जाता है, आपके तीसरे वेक्टर के बराबर आ जाता है, ठीक है, E3 के। ये हमारी जो क्वेश्चन है उसमें उसकी वैल्यू इस तरह से ली हुई है, ठीक है जी। अब अगर आप देखें कि अब आपके पास हमारे पास जो कंडीशन है वो क्या बनती है, सिचुएशन अब ये बन गई है कि आपने अपने दोनों वेक्टर्स को जब ऐड किया है E1 प्लस E2 को, ठीक है, तो ये किसके बराबर आ जाता है, दिस इज इक्वल टू E3, इसका जो मैग्नीट्यूड है, ठीक है, डायरेक्शन की डिफरेंट है। अब हम क्या करना चाहते हैं, अब हमने ऑफ कोर्स अब लेट्स सपोज कि अब आपके पास E1 प्लस E2 प्लस E3 करना है आपने, ठीक है। पहले आपको करने में आसानी थी, आप मैथमेटिक्स के लोग हैं, तो आई होप कि आपको इस चीज़ का सेंस होगा कि आप इस चीज़ को समझ सकते हैं कि वेक्टर को आप किस तरह से ऐड करते हैं, ठीक है। ये कोई 2+2 वाला एडिशन नहीं होगा। अब आप क्या करेंगे इस सिचुएशन में, जब आपके पास पहले तो दोनों वेक्टर्स आपके क्या थे, सेम डायरेक्शन में थे, आपने उन दोनों को सिंपली ऐड कर लिया। अब आपके पास E3 इस डायरेक्शन में है, ये अगर मैं इसको ये जो आप एरो हेड देख रहे हैं ये इस डायरेक्शन में है, और आपके पास ये वाला E3 जिसका मैग्नीट्यूड दोनों का बराबर है ये इस डायरेक्शन में है। अब आपने इनको किस तरह से ऐड करना है, ठीक है, अब हम ये देखना है। एक दफ़ा मैं फिर आपको थोड़ा सा अगर किसी को कोई कन्फ्यूजन हो तो मैं सिर्फ उस क्वेश्चन को जो उसकी फिगर्स हैं उनको एक बार सिर्फ डिस्कस करती हूँ फाइनल सोल्यूशन पे जाने से पहले, कि हमारे पास तीन चार्जेस हैं, ये एक पॉजिटिव है, ये नेगेटिव, दो नेगेटिव हैं, ठीक है। ये उनकी ओरिएंटेशन आपको ये बना कि कहाँ और किस तरह से पढ़े में, ठीक है। आपने इलेक्ट्रिक फील्ड, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करनी है एट द सेंटर, ठीक है, जो रेड मार्क मैंने किया दैट इज सेंटर। उसका वे क्या होता है, व्हेन वी हैव मोर देन वन चार्ज पार्टिकल्स, तो आप उनकी इलेक्ट्रिक फील्ड को कैसे, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड किसी भी पॉइंट पे फाइंड आउट करते हैं, आप उनको ऐड करते हैं यूजिंग सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। E1 प्लस E2 आप इंडिपेंडेंटली E1 की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, फिर E2 की फाइंड आउट करते हैं, और फिर E3 की फाइंड आउट करेंगे, और फिर इनको क्या करेंगे, सिंपली ऐड कर देंगे। जब हमने ये एडिशन करने की जब हम ये कोशिश कर रहे थे तो यहाँ पे हमने नोटिस किया कि हमारा जो दो इलेक्ट्रिक फील्ड है E1 प्लस E2, ऑफ कोर्स अगर तो ये नंबर्स होते E1 प्लस E2 प्लस E3 तो मैं क्या करती 2 प्लस 4 प्लस 2 करके तो मेरा आंसर निकला था। बिकॉज दीज आर वेक्टर्स, इलेक्ट्रिक फील्ड इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। तो आप क्या करते हैं, आप उसके मैग्नीट्यूड को भी कंसिडर करते हैं, और आप क्या करते हैं उसकी डायरेक्शन को भी कंसिडर करते हैं, ठीक है। तो इस वजह से हमने जब पहले इसको कंसिडर किया, पहले हमने इसके मैग्नीट्यूड के लिए इसको देखा, इसका मैग्नीट्यूड क्या है, फिर हमने E1 और E2 की जब डायरेक्शन देखी है तो ये दोनों सेम डायरेक्शन में है, तो आपके पास दो वेक्टर्स आगे थे जो कि सेम डायरेक्शन में थे। सो आपने उसको उनके मैग्नीट्यूड को ऐड अप जब किया तो वो आपके किसके बराबर आ गए, थर्ड इलेक्ट्रिक फील्ड के बराबर आ गए, ठीक है जी। तो हमारे पास अब जो पिक्चर बनती है वो इस तरह से आ जाती है, ठीक है जी। यहाँ पे आपने जब दोनों वेक्टर को ऐड किया था तो ये अब यू कैन से कि जो इसकी एरो, इसकी लेंथ है इस एरो की, ये क्या शो कर रही है, उसके मैग्नीट्यूड, क्योंकि दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है तो इसलिए हमने उनकी सेम लेंथ बनाई है अपने इसको। अब ये जो दो वेक्टर्स हैं अब हम इनको ऐड करना चाहते हैं, ठीक है। तो अब इन वेक्टर्स को हम किस तरह से ऐड करेंगे, ऑब्वियसली वी नीड टू रिजॉल्व देम इनटू इट्स कंपोनेंट, ठीक है जी। अब हम क्या करना चाहते हैं कि अब मैं यहाँ से इसका क्या करूँगी, प्रोजेक्शन ड्रॉ करूँगी, ठीक है जी। अगर ये ग्रीन लाइन को आप देख सकें तो ये इस पॉइंट से इस वेक्टर का प्रोजेक्शन है, ये इसका कौन सा है, इसका वाई कंपोनेंट आ जाएगा, और यहाँ से मैं अगर इसका ड्रॉ करूँ तो ये मुझे क्या दे देगा, इसका ये इसका आ जाएगा वाई कंपोनेंट, और इधर से ये जो चीज़ है। अब मुझे दो डिफरेंट कलर चाहिए, कौन कौन से लूँ, ग्रीन यूज़ हो चुका है, एक मैं रेड लेती हूँ, फिर मैं एक येलो ले लूँगा, चलिए। अब ये जो वेक्टर है, ये जो E3 है, अब मैं इसको रिजॉल्व कर रही हूँ, ये उसका y कंपोनेंट आ गया, अब ये वाला जो सा है इसका x कंपोनेंट आ गया, ठीक है जी, ये वाला, ये जो इधर को है। और दूसरा जो सा अगर मैं इस डायरेक्शन से बनाऊँ, ये डायरेक्शन इसकी आएगी इधर को, इसकी सेम डायरेक्शन में आएंगे, एक्चुअली एक दूसरे के ऊपर आएंगे, चूँकि मैं अब शो डिफरेंस करना चाहिए इसलिए मैंने ऊपर नीचे इनको बनाया, लेकिन ये एक ही जो आपकी ब्लैक लाइन है ना उसके अलॉन्ग आपके आएंगे दोनों वेक्टर। तो ये जो आपके रेड और ये वाला एरो है ये शो कर रहे हैं आपके एक्स कंपोनेंट को, ठीक है, जो आपका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है वेक्टर ऑफ वेक्टर E3 और ऑफ वेक्टर E1 प्लस E2 विच इज़ अगेन इक्वल टू E3, ठीक है ना। इस बात को समझ रहे हैं कि ये हमारे पास दोनों एक्स कंपोनेंट हैं, क्योंकि हमारे पास दो वेक्टर्स हैं, एक E3 है और एक E1 प्लस E2 है,
ठीक है। तो ये जो दोनों हैं इनका ये इसके x कंपोनेंट को शो कर रहा है और ये इसके y कंपोनेंट को शो कर रहा है, ठीक है जी। अब आपको पता है कि ये वाला आपका इसका जो y कंपोनेंट है वो किस चीज़ के बराबर होगा, मैं इसको ग्रीन नहीं इसी से कर लेती हूँ, ठीक है जी। अब ये जो आपका इसका जो ई वाई है, लेट्स सपोज, अच्छा नहीं लग रहा, नज़र नहीं आ रहा जी, जो आपका ई वाई है, ये जो बल्कि ई थ्री वाई कहना चाहिए क्योंकि ये ई थ्री का वाई कंपोनेंट है, तो ये किसके बराबर आएगा, याद है आप लोगों को, जब आप यूनिट सर्कल को सॉल्व करते हैं या आप अपने ट्रिग्नोमेट्री को देखते हैं तो वहाँ से हमारे पास क्या आता है कि जो आपका वर्टिकल कंपोनेंट है, जो वाई कंपोनेंट है, वो इस चीज़ के बराबर होता है। इसका ये मतलब है कि ये वाला हो गया ई थ्री ऊपर वाले का, ठीक है, और नीचे वाला जो सा आपका ई थ्री वाई है, क्योंकि ये भी ई थ्री के बराबर है ना, तो ये भी किस चीज़ के बराबर है, ई थ्री साइन 30, ठीक है। लेकिन इसकी डायरेक्शन आपने नोट की, दोनों क्या है, ये एक दूसरे से अपोजिट डायरेक्शन में, जिसका ये मतलब हुआ कि ये दोनों एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसिल आउट कर देंगे। मैग्नीट्यूड सेम है, डायरेक्शन अपोजिट है, इसका ये मतलब है कि इसका जो वाई कंपोनेंट है वो कैंसिल आउट हो रहा है, ठीक है। अब हम किससे, हमारे पास बच अब क्या जाता है, आप इस चीज़ को आई होप के समझ रहे हैं कि हमने क्या किया है। हम वेक्टर्स, दो वेक्टर्स को ऐड करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है जी। दो वेक्टर को हम किस तरह से ऐड करते हैं, अगर हमारे पास दो वेक्टर डिफरेंट डायरेक्शंस में होते हैं तो हम उनको सिंपल अपने अरिथमेटिक से सॉल्व नहीं कर सकते हैं, सिंपल उनकी एडिशन नहीं करते, हम क्या करते हैं, उनको उनके जो कंपोनेंट है एक्स कंपोनेंट और वाई कंपोनेंट में रिजॉल्व करते हैं, फिर कंपोनेंट्स को ऐड करते हैं, ठीक है जी। तो उससे हमें क्या पता चला कि वाई कंपोनेंट चूँकि अपोजिट डायरेक्शन में थे तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, ये एक दूसरे के साथ कैंसल आउट हो जाते हैं। अब हमारे पास क्या रह जाता है, ई थ्री एक्स कंपोनेंट इस वाले का, ठीक है जी। फिर दूसरा हमारे पास कौन सा प्लस में है, हमारे पास कौन सा आ जाता है, इस ई थ्री का ये वाला जो येलो वाला है, ये जो एक्स कंपोनेंट है ये बाकी बच जाता है। तो यहाँ मैं लिख सकती हूँ ना, सॉरी, दूसरा भी मेरे पास क्या है जी, ई थ्री एक्स कंपोनेंट, ये जो एक्स और वाई में लिखे हैं बेसिकली आपका वेक्टर क्या है, ई थ्री, उसके एक्स कम उसके वाई कंपोनेंट को मैंने ई थ्री वाई लिखा है और उसके एक्स कंपोनेंट को मैं लिख रही हूँ ई थ्री एक्स, ठीक है ना। आप इस चीज़ को आई होप कि अंडरस्टैंड करें। अच्छा जी, ठीक है। अब जो आपका एक्स कंपोनेंट होता है या जो आपका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होता है उसको आप कैसे शो करते हैं, दैट इज़ इक्वल टू ई थ्री कॉस थीटा, इसमें क्या है गिवन, दैट इज 30, ठीक है जी। यहाँ पे भी 30 बिकॉज ऑफ दिस 30, ठीक है जी। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, प्लस ई थ्री कॉस 30, समझ रहे हैं ना। ये दो कॉस 30 कहाँ से आ गए हैं बच्चे, आपके पास दो वेक्टर हैं जिनको आपने ऐड करना है, तो दोनों के दो दो एक्स कंपोनेंट और वाई कंपोनेंट आएंगे ना, ठीक है। जो पहले उसके वाई कंपोनेंट हैं, या आप समझिए कि जो उसके वर्टिकल कंपोनेंट है वो यहाँ पर देखिए तो वो कैंसिल आउट हो रहे हैं, ये मैंने उनको यहाँ पर क्या किया है, कैंसिल कर दिया उसको, ठीक है। अब मेरे पास क्या बच जाता है, एक्स कंपोनेंट। एक्स कंपोनेंट को अगर आप देखिए तो मैंने आपके सामने बनाया था, ये दोनों किस डायरेक्शन में, सेम डायरेक्शन में है, ठीक है। इसका ये मतलब है कि जो भी इसका एक्स कंपोनेंट है प्लस आपने इसके कंपोनेंट को लिखना है। मैंने क्या किया है, ई थ्री कॉस 30 प्लस ई थ्री कॉस 30। तो अब इसको मैं और क्या, अब सिंपल आपके पास क्या आ जाता है, एक मैथमेटिक्स है जो आप इसको सॉल्व कर सकते हैं कि आप क्या करेंगे, दैट इज़ इक्वल टू 2e थ्री कॉस 30, ठीक है जी। सॉरी मैंने थीटा लिख दिया, कॉस 30 है ये। अब आप क्या करेंगे, आपके पास ई टू इधर रह गया और आपके पास ई थ्री में क्या था, एक के था, एक फोर था, एक क्यू और यहाँ पे डी स्क्वेयर, ठीक है। जो आपका आंसर आएगा, अब आप सॉरी यहाँ पे मैंने कॉस थीटा को तो लिखना ही भूल गई हूँ, यहाँ पर आ गया आपका कॉस 30। तो इसको आप सिंपल सॉल्व करेंगे तो आप देखेंगे कि आपके पास आंसर क्या आता है, ठीक है। ये आप कॉस 30 की वैल्यू लिखेंगे, आप क्यू को, क्योंकि क्यू गिवन नहीं है कि कितने कूलम आपके पास क्यू के हैं, ना ये कहा जा रहा है कि ये आपका दूसरे उसके बराबर। तो आप क्या करेंगे, आप सिंपल जो आपका आंसर है उसको क्या कर लेंगे, आपके पास क्या आ रहा है, 2 इंटू 4 8 आ रहा है, कॉस की वैल्यू आप 0.866 लगाते हैं तो आपके पास कुछ आंसर इस टाइप का आ जाता है जी, 6.93 क्यू ओवर
आपके यहाँ पे के आपको इसके साथ आ रहा है ओवर डी स्क्र, कुछ इस टाइप का आपका आंसर निकलेगा। ठीक है जी, क्योंकि आपको डी स्क्र, लेकिन हो सकता है जब आपको कोई न्यूमेरिकल दिया जाए तो आपको के की वैल्यू तो आपको पता है क्या है, आपको क्यू की वैल्यू भी गिवन हो और इसी तरह से आपको डी की वैल्यू भी गिवन हो कि आप किस तरह से इसको सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे ना के की वैल्यू एक्चुअली यहाँ पे उसका जो 4 है ना वो ऑलरेडी चूज़ हो चुका हुआ है, तो इसका आंसर जो है थोड़ा सा डिफरेंट आएगा। इस के को आप पाई इसका बाकी बात समझो कि ये ऐसे इसका एग्जैक्ट आंसर है जी। 4 पाई एप्सिलॉन नॉट नीचे आ रहा है जो कि आपके के बराबर है। यहाँ पे अगर मैं इसको थोड़ा सा करेक्ट कर ही दूँ, अगर क्योंकि आपको अपनी जो वैल्यूज़ हैं उनको अगर कंपेयर करना पड़े यहाँ पे, तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और ये डी स्क्वायर है, बेसिकली जो हमारा के होता है दैट इज़ इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के बराबर होता है। ठीक है, इसका ये मतलब है कि अगर मैं इसको के से रिप्लेस कर दूँ तो ठीक है, ये के से भी मेरा काम गुड इनफ होना चाहिए। ओके जी, इसको आप देखेंगे और इसको खुद से सॉल्व करने की कोशिश भी करेंगे और फिर हम देखें, क्योंकि इसमें काम क्या करना था, सिंपल हमने ये देखना था कि हमारे जो अगर आपके पास मोर देन 1 इलेक्ट्रिक चार्ज पार्टिकल्स हों और आपने उनकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड किसी भी पॉइंट पे, लेट्स सपोज आपका एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है कि आप इसको इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करें नॉट एट द सेंटर पर मे बी एट दिस पॉइंट, अगर मैं कलर को चेंज करूँ, मैं कहती हूँ इस पॉइंट पे ये तीनों पार्टिकल यहीं पर है और इस पॉइंट पे यू हैव टू फाइंड आउट द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, तो आप क्या करेंगे, आपको डिस्टेंस गिवन होगा कि ये कितना डिस्टेंस है, ये कितना डिस्टेंस है और ये कितना डिस्टेंस है। ठीक है, उसके बाद आप इसमें कुछ सिमिलैरिटीज़ ढूंढेंगे, नहीं मिलती तो वेल एंड गुड, आप उन सिमिलैरिटीज़ को छोड़ सकते हैं। लेकिन यहाँ पे देखें क्या, अगर ये तीनों एक ही लाइन पर आ जाते हैं तो फिर ये दोनों वेक्टर जो उनसे हैं अगर वो अपोजिट चार्जेस हैं तो वो कैंसिल हो जाती है, वहाँ पर उनका मैग्नीट्यूड सेम हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैंसिल हो सकती है। ठीक है, तो इस किस्म की जो उनके अंदर कुछ आइडेंटिटीज़ होती हैं हम उनको देखने की कोशिश करते हैं कि किस तरह से हम अपने जो क्वेश्चन है उसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं ताकि जो हमारे पास रिज़ल्ट आए उसको समझा जा सके। ठीक है, दूसरी बात जिसमें इंपॉर्टेंट थी कि आपने इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन, एक तो उसके मैग्नीट्यूड को लेना है, जब बच्चे आप उसके मैग्नीट्यूड को लेते हैं तो इसका मतलब है कि यू आर कंसिडरिंग ओनली पॉजिटिव वैल्यूज़। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड की, तो आपने अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट कर ली, उसके मैग्नीट्यूड को फाइंड आउट कर लिया, उसके बाद आपने डायरेक्शन पे गौर किया है। और डायरेक्शन आपकी हमने क्यों इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को पढ़ा था या उसकी हमने क्या जस्टिफिकेशन दी थी कि वो क्यों इस्तेमाल होती है, इसलिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आपको किसी भी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन बताती हैं। ठीक है, तो इस वजह से हमने इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन है वो आप इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से फाइंड आउट करेंगे और उसके बाद सिंपल आप अपने वेक्टर एडिशन पर आ जाएंगे तो आपका जो क्वेश्चन है ये वाला सॉल्व हो जाएगा। ठीक है जी, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप ज़रूर बाय हैंड फुल क्वेश्चन जो उनसे उसको सॉल्व करें और जो आपके इश्यूज़ होते हैं वो आप मुझसे कमेंट्स में पूछ सकते हैं कि आपको क्या चीज़ इसमें समझ नहीं आई। ठीक है जी, इसी तरह के थोड़े से और एक दो छोटे और क्वेश्चन हैं जो आज हम करेंगे। बेसिकली दिस आर एग्जांपल्स ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है जी, अगर आप अब एक आपके पास दो आपके ये जो हैं फिगर हैं वो गिवन है, लेट्स सपोज मैं इसको अगर करूँ, एक आपकी ये ए है और एक ये बी है। ठीक है, और आपने बताना है विच फील्ड इज स्ट्रॉन्गर, ए फील्ड स्ट्रॉन्गर है या बी फील्ड स्ट्रॉन्गर है, दोनों का चार्ज जो है वो पॉजिटिव है। ओके ठीक है, अब फील्ड हम किस तरह से फाइंड आउट करते हैं कि कौन सी स्ट्रॉन्गर होगी और कौन सी वीकर होगी। अगेन वी विल यूज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। उसमें हमने क्या कहा था कि जितना क्लोजली ये फील्ड लाइन जो सी हैं वो क्लोजली स्पेस्ड होती हैं, इसका मतलब है कि उतनी ही इनकी जो स्ट्रेंथ है वो ज़्यादा है। यहाँ पर देखें, यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज द कलर, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जोन सी है वो क्या है, काफ़ी एक दूसरे से दूर दूर है। इसका ये मतलब है कि यहाँ जो इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ है ए वाले केस में वो इससे कम है, बी फील्ड इज़ मोर स्ट्रॉन्गर देन ए। ठीक है, बिकॉज ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या हैं, मोर डेंस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आप यहाँ पर देख रहे हैं। ठीक है जी, उसके बाद नेक्स्ट हमारा एक और क्वेश्चन है, अगर इससे पहले मैं इसको करूँ, ये हमने लास्ट जब इलेक्ट्रिक फील्ड की डिस्कशन की थी उसमें भी हमने इसको डिस्कस किया था। इफ़ अ टेस्ट चार्ज इज़ मूव टू अ लोकेशन 3 times as far as its original location, how does the electric field changes। आपने अब ये बताना है कि किस तरह से आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज होती है। ठीक है, उसका अगर मैं इसको फिगर बनाना चाहूँ, लेट्स सपोज कि आपका ये चार्ज Q है, लेट्स सपोज कोई भी आपका पॉइंट चार्ज है और यहाँ पर आपका चार्ज Q0 है। ठीक है, मैं इसको एक्सेसिव से अलॉन्ग बनाती हूँ ताकि हमें थोड़ी समझने में आसानी हो। ठीक है जी,
अब क्या करते हैं, वो कहता है कि आपका जो टेस्ट चार्ज Q है वो इससे 3 टाइम्स जो आपने उसकी, लेट्स सपोज कि यहाँ पे वो 1 मीटर अपार्ट था फ्रॉम दिस पॉइंट चार्ज, अब यहाँ पे वो क्या हो गया है, 1 मीटर और कर दिया, 1 मीटर और कर दिया, अब आपका Q0 यहाँ पर आ गया। तो क्या होगा, ये अगर आप इसको सिंपल, अभी तो आपने बताना है कि क्या होगा, लेकिन अगर आप देखें तो ये आपका पहले दो चार्ज पार्टिकल जो उनसे थे, लेट्स सपोज Q1 और ये Q2। Q आपका फोर्स क्या होती है, Q फोर्स क्या होती है, Q1 Q0 ओवर आर स्क्वायर। यहाँ पे दोनों चार्जेस के दरमियान जो डिस्टेंस था वो, और हमें ये भी पता है कि जितना एक पार्टिकल, दोनों पार्टिकल जिससे करीब होते हैं उनके दरमियान में उतना ही स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होती है, और स्ट्रॉन्ग बिकॉज ऑफ स्ट्रॉन्ग फोर्स स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफील्ड आपके इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड आपके पास आएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड आपके पास स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। तो यहाँ पे ये था। अब क्या हुआ है, अगर हम वैसे भी इसको देखते हैं तो पता चलता अच्छा ये तो भी इतना दूर चला गया दूसरी, लेकिन अगर आपको इस चीज़ को प्रूव करना है कि ये कितना, इसका जो फोर्स पे इसका कितना असर पड़ा है, तो हम जानते हैं कि योर, अगर मैं कलर को लेट्स सपोज इसको अभी रिमूव कर देती हूँ, ठीक है जी, हमारे पास जो एफ है दैट इज़ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। आर स्क्वायर क्या है जी, डिस्टेंस बिटवीन टू चार्जेस। कौन से टू चार्जेस, जिसके दरमियान में आपने फोर्स फाइंड आउट करनी है। एंड वाई यू वांट टू फाइंड आउट द फोर्स, बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू फोर्स ओवर Q0। ओके, तो ये आर स्क्वायर से इसका इन्वर्स स्क्वायर लॉ का रिलेशनशिप है फोर्स का डिस्टेंस के साथ। तो क्या होगा, यहाँ पर आप क्या रखेंगे, F प्रोपोर्शनल टू 1 ओवर, क्या पहले आपका 1 था, अब क्या हो जाएगा 3 आ जाएगा इसका स्क्वायर। तो आंसर इज F प्रोपोर्शनल टू 1/9। ठीक है, तो ये चीज़ आपको पता चलती है कि आपकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो 1/9 इसके साथ चेंज हो जाएगी, बिकॉज फोर्स और जो डिस्टेंस का आपस में रिलेशनशिप है दैट इज़ इनवर्स स्क्वायर लॉ। ठीक है, ये चीज़ आई थिंक हमने पहले थोड़ी सी डिस्कस की है, तो यही इसका आंसर आएगा। क्योंकि आपको ये नहीं पता कि इसमें Q1 क्या है, Q0 क्या है, तब आप ऑफ कोर्स यहाँ पे F की वैल्यू आपको नहीं पता, वो नहीं लिख सकते, Q0 की नहीं लिख सकते। तो ये क्वेश्चन जो सा है वो इस तरह से पूछा गया है कि आपको सिंपल ये बताना है कि हाउ डज़ इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज। आपको इस तरफ नहीं जाना है कि अच्छा अब मैं कैसे बताऊँ जी, इलेक्ट्रिक फील्ड तो होता बराबर होती है F और Q0 के या Q1 ओवर आर स्क्वायर के, तो मुझे तो कुछ गिवन ही नहीं है, चार्ज तो गिवन ही नहीं है, तो आप इसमें चार्ज नहीं देखेंगे, आपने सिंपल रिलेशनशिप बताना है या आपने जो फोर्स का बिहेवियर है उसको बताना है। ठीक है, तो इसमें जो आपके इस क्वेश्चन, इस टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं, मार्क्स आपके आ जाते हैं कि आप इन्वर्स के लॉ का जिक्र करेंगे या आप ये वाला रिलेशनशिप ड्रॉ करेंगे और सिंपल एफ को इक्वल्स टू करने की बजाय आप प्रोपोर्शनल करेंगे और बताएंगे कि एफ पर इसका ये असर होता है अगर आपका जो चार्ज है दैट रिमेन सेम। ठीक है, अगर चार्ज चेंज हो जाए तो भी आपको पता है ना कि मैग्नीट्यूड चेंज हो जाता है फोर्स का। कैसे, क्योंकि बिकॉज एफ इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 एंड Q2, दोनों चार्जेस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था। इसका ये मतलब है कि अगर किसी एक का चार्ज आप चेंज करेंगे तो भी इस पे फ़र्क पड़ेगा, और अगर दोनों का चेंज करेंगे तो इस पर डबल उसका इफेक्ट होगा। क्यों, क्योंकि आपस में क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ये फोर्स दोनों चार्जेस पे डिपेंड कर रही है। ठीक है जी, अब हमारे पास एक और क्वेश्चन है जिसको मैंने अभी ऊपर थोड़ा सा छोड़ा था, दैट इज़ अ टेस्ट चार्ज of 3 microcoulomb is located 5 meter to the east of a 4 microcoulomb charge। ठीक है जी, अब आपने क्या करना है, find the electric force felt by the test charge। इलेक्ट्रिक फोर्स कैसे फाइंड आउट करते हैं, हमें कैसे पता चलेगा जो आपका टेस्ट चार्ज है वो जो फोर्स को एक्सपीरियंस कर रहा है, उसको फील कर रहा है, वो किस तरह से फाइंड आउट करते हैं। ऑफ कोर्स वी यूज़ द कूलम्स लॉ। ठीक है, अभी जिसको हमने डिस्कस किया कि F इज़ इक्वल टू K Q1 Q2 ओवर आर स्क्वायर। तो आपको आर क्या गिवन है, 5 मीटर है, और Q1 कौन सा है आपके पास 3 माइक्रोकूलम है, Q2 आपके पास कौन सा है दैट इज़ -4 माइक्रोकूलम। ठीक है जी, तो ये जो फोर्स बनेगी दैट इज़ अट्रैक्टिव, क्योंकि इस वाले केस में आपके पास जो फोर्स का जो साइन है वो माइनस आता है। अगर आप बात कर रहे हैं मैग्नीट्यूड की तो फोर्स के साथ आप साइन नहीं लगाते हैं, लेकिन आपको ये पता होता, आप बता सकते हैं कि इसकी डायरेक्शन किधर होगी और ये किधर है, अट्रैक्टिव है। ठीक है, जब Q1 Q2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास जो आंसर दैट इज़ नेगेटिव। ओके जी, इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट हो गई। अब पहले हमने इलेक्ट्रिक फोर्स फाइंड आउट किया है, अब दूसरे पार्ट में हम फाइंड आउट करना चाह रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट लोकेशन। ठीक है जी, अब कौन सी लोकेशन पे आपने इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करनी है,
ऑफ कोर्स जहाँ पर आपने टेस्ट चार्ज रखा है, टेस्ट चार्ज आपका पड़ा हुआ है जो भी आपका पॉइंट चार्ज है उससे 5 मीटर के फासले पर, तो आर आपका 5 हो गया, और जो आपने चार्ज जिसकी वजह से फाइंड आउट करना है दैट इज़ 4 माइक्रोकूलम है, और जिसने फाइंड आउट करना है दैट इज़ 3 माइक्रोकूलम। ठीक है, अगर आप एक बार ये अब ये कुछ जो आपका क्वेश्चन है ये दो तरह से सॉल्व होगा। ठीक है, अगर मैं थोड़ा सा इस क्वेश्चन को एक मिनट मूव करूँ, मुझे थोड़ी सी स्पेस चाहिए एक्चुअली। ठीक है, ये जी अगर हमारे पास ये सिचुएशन हो जाए कि अगर आपके पास f की कोई वैल्यू आ गई है, कोई x y z इसकी वैल्यू कुछ ना कुछ निकल आई है। ठीक है, तो अब आप क्या करेंगे, e को फाइंड आउट करने के लिए सिंपली आपके पास चूँकि f मौजूद है, f ओवर क्यू नॉट का फार्मूला भी आप लगा सकते हैं। ठीक है, आपके पास दूसरी इन्फॉर्मेशन भी मौजूद है कि यहाँ पर आपके पास के क्यू ओवर आर स्क्र, ये भी इन्फॉर्मेशन आपके पास कंप्लीट है, लेकिन आपको एक लंबी वो करने की ज़रूरत नहीं है। आप इसी से करते हुए, क्योंकि एफ़ आप पहले फाइंड आउट कर चुके हैं, आप यहाँ से क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक है, अब अगर आपने इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट किया या फोर्स फाइंड आउट किया तो आपको फोर्स उनकी डायरेक्शन बतानी पड़ेगी कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन किस तरफ है। ठीक है जी, ये काम आपका हो गया। आई थिंक अब मैं कुछ एग्जांपल्स आपको दे दूंगी। ये तो हमने सोल्यूशन टू सम एक्सटेंट हमने डिस्कस कर लिया है। अब कुछ एग्जांपल मैं आपको आज गूगल क्लासरूम में रख दूंगी जो कि आपने एज एन असाइनमेंट सॉल्व करनी होंगी। ठीक है, तो ये हमारा था इलेक्ट्रिक फील्ड का टॉपिक, जिसमें हमने क्या किया है, सबसे पहले हमने एक कोई चार्ज है, कोई पॉइंट चार्ज है, उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट की है किसी पॉइंट पी पर। फिर हमने क्या किया है, फिर हमने देखा कि अगर हमारे पास मोर देन 1 चार्जेस हो जाएं, 1 2 3 4 n तक अगर हमारे पास चार्जेस हो जाएं, तो हम उनकी इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे फाइंड आउट करते हैं, हम उनको तमाम की जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसको ऐड कर देते हैं। ठीक है, अभी तक जो हमने काम किया है, हमने सिंगल चार्ज पार्टिकल से काम किया है। ठीक है, कि एक पार्टिकल कहीं पड़ा हुआ है, या फिर उसके बाद हम n पार्टिकल लेकर आ गए, मीन्स कि ये देखें कि ये आपका कोई एक पार्टिकल है, ये आपका कोई दूसरा पार्टिकल है, इसका कोई तीसरा पार्टिकल है, और ये आपका पॉइंट पी है जहाँ पर आप यू वांट टू नो द इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, इस पॉइंट पे, इस जगह पे हम इलेक्ट्रिक फील्ड को सेपरेट फाइंड आउट करते हैं, और फिर हमने क्या कर दिया, इसको हमने ऐड कर दिया। अभी तक लेकिन अगर आप देखें कि हमने कोई सिस्टम नहीं किया, हमने एक सिंगल चार्ज पार्टिकल्स को इंडिपेंडेंटली उनकी फील्ड को डिस्कस किया है। ठीक है, अब नेक्स्ट जो हम अपना काम करेंगे उसका थोड़ा सा आपको ओवरव्यू देना चाह रही हूँ। उसमें हम क्या करेंगे, अब हम जाना कहाँ चाहते हैं, हम जाना चाहते हैं अपने फिजिकल सिस्टम्स की तरफ। ठीक है, अब इलेक्ट्रिक चार्ज की हम बात कर रहे हैं तो आपकी इर्द गिर्द जो से सिंगल इलेक्ट्रिक चार्जेस तो नहीं पड़े हुए कि यहाँ कोई चार्ज पड़ा है या वहाँ कोई चार्ज पड़ा है। आपके पास सिस्टम्स हैं, आपके पास जो भी आपका मैटर है, जो भी आपका मटीरियल है, दैट इज़ कम्पोज ऑफ चार्ज पार्टिकल्स। ठीक है, तो पार्टिकल्स का जब आप सिस्टम की तरफ जाएंगे, अब हम क्या करेंगे, ऑफकोर्स जो समझने का वे होता है, हम ईजीएस्ट से फिर अपने सिस्टम को कॉम्प्लिकेट करते चले जाते हैं, और फिर हम अपने जो हमारा फिजिकल सिस्टम होता है, जो हमारा रियल सिस्टम होता है, हम उस पर पहुंच जाते हैं। ठीक है, तो पहले हमने क्या किया, हमने सपोज किया, ये जो हम आइसोलेटेड सिस्टम बनाते हैं, ये एक तरह की हमारी सपोजिशन होती है कि भाई बाकी जो सी चीज़ें हैं उनको हम इग्नोर कर देते हैं, अदरवाइज उनका जो इंट्रैक्शन होगा वो उस चीज़ को चेंज कर देते हैं। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्या करेंगे, फिर अब हम आएंगे ऐसे सिस्टम के ऊपर जिसमें सिर्फ 2 चार्ज पार्टिकल एग्जिस्ट करते हों। ठीक है, उसके बाद फिर हम आ जाएंगे मल्टी पार्टिकल सिस्टम पे, ऐसा सिस्टम जिसके ऊपर ढेर सारे, इवन हम मिलियंस में कहेंगे कि आपका जो ओरिजिनल छोटा सा भी आप कोई एक आधा लेट्स सपोज इतनी से आप कोई वायर लेते हैं, कोई चीज़ लेते हैं, तो उस पर भी आपके मिलियंस के करीब चार्ज पार्टिकल्स आ जाते हैं। फिर हम उनको लेके चलेंगे, और उससे फिर हम पहले 1 डायमेंशनल काम करेंगे, फिर हम 2 डायमेंशनल में, उसके बाद फिर हम ऑफकोर्स जो अपना हमारा रियल सिस्टम है 3 डायमेंशनल में जाके हम उनको फिर उनके ऊपर जो उनकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कहीं पर प्रोड्यूस होते हैं किसी भी पॉइंट पर, जो हमारा पर्पस है इस चैप्टर का, दैट रिमेन सेम, दैट वी वांट टू नो द इलेक्ट्रिक फील्ड एट सर्टेन पॉइंट बिकॉज ऑफ एक चार्ज पार्टिकल आपका हो जाए, ऐसा सिस्टम हो जाए जिसमें 2 चार्ज पार्टिकल्स हैं, या फिर आपका रियल कोई भी 3D ऑब्जेक्ट हो जाए जो चार्ज, ऑफ कोर्स वो चार्ज होना चाहिए, उसकी वजह से किसी भी पॉइंट पे हम इलेक्ट्रिक फील्ड को डिस्कस करेंगे। ठीक है जी, तो ये हमारे नेक्स्ट का थोड़ा सा एजेंडा हो गया, और अभी जो हमने थोड़ा कुछ करना था वो आपको
उसका भी बता दिया। मेन पॉइंट यही था कि अगर आपके पास एक से ज़्यादा चार्ज पार्टिकल हैं और आप उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना चाहते हैं तो आप उनको सिंपल क्या करते हैं, ऐड करते हैं। और मैथमेटिक्स हो जाए या फिज़िक्स हो जाए, जब भी हम कोई फिज़िकल प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं तो जो अप्रोच होती है कि जिसके थ्रू ऑफ कोर्स आप एक डिफ़िकल्ट, अगर मैं E1 प्लस E2 ना भी करती और मैं इनको सेपरेट भी सॉल्व करना चाहती तो ये क्वेश्चन सॉल्व होता है। लेकिन ऑलवेज वी लुक फॉर द सिमेट्रीज। सिमेट्री से क्या होता है कि आप अगर इस किस्म के अपने सिस्टम में कोई भी आपकी जो रियल प्रॉब्लम है उसमें किसी किस्म की जो सिमेट्रीज आप ढूंढते हैं, जो आपको ऐसी चीज़ें मिल जाती हैं, उससे आपका जो सलूशन है, जो आपकी प्रॉब्लम है, वो क्या हो जाती है, आसान हो जाती है। तो इस वजह से हम इन चीज़ों को देखा हमने एक स्पेसिफिक एग्जांपल लेके कि किस तरह से हम सिमेट्रीज अगर अपने क्वेश्चन में फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं और उससे जो हमारा क्वेश्चन है वो लाट ईजियर हो जाता है एज़ कम्पेयर टू कि अगर हम उस चीज़ को ना यूज़ करें। ठीक है जी। तो आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ इलेक्ट्रिक डाइपोल। ठीक है, अब डाइपोल क्या होता है? it's the two charged particles of magnitude q, which means same magnitude, let's suppose q, but of opposite sign। दो चार्जेस हैं आपके, उनका मैग्नीट्यूड सेम होना चाहिए। अब मैं क्या कंस्ट्रक्ट कर रही हूँ, इलेक्ट्रिक डाइपोल को, डाइपोल का आपको बता रही हूँ कि टू चार्ज पार्टिकल्स ऑफ मैग्नीट्यूड q बट ऑफ अपोजिट साइन सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस d। ठीक है, दिस कॉन्फ़िगरेशन इज़ टर्म्ड एज इलेक्ट्रिक डाइपोल, विच मीन्स कि अगर मैं इस चीज़ को बनाने की कोशिश करूँ तो लेट्स सपोज से आपका चार्ज एक हो गया, लेट्स सपोज पॉजिटिव, और यहाँ पे मैं दूसरा चार्ज बना लेती हूँ कि ये हो गया नेगेटिव। ठीक है, अब अगर आपको डिस्टेंस फाइंड आउट करना हो इनके दरमियान में तो आपको पता है कि हम सेंटर से इसको लेते हैं। यहाँ पे अगर रूलर यूज़ करूँ कि ताकि मेरी जो लाइन है वो थोड़ी स्ट्रेट लगे, तो ये चीज़ और ये चीज़, ठीक है जी, यहाँ से आप समझें कि थोड़ा सा मैं इसको अगर, ये कुछ ज़्यादा ही हो गया, चलें जी। मैं एक्चुअली इसका जो डिस्टेंस है ना, सॉरी, ये जो इसका डिस्टेंस है सेंटर से वो यहाँ पर मेंशन करना चाह रही हूँ। ठीक है जी, ये हो गया और ये आ गया, ये आ गया, ये है डिस्टेंस टी, विच मीन्स अभी जो हमारे पास कॉन्फ़िगरेशन है दैट इज़ इलेक्ट्रिक डाइपोल कि यू हैव टू चार्जेस क्यू और दूसरी मैग्नीट्यूड भी क्यू है, लेकिन एक क्या है पॉजिटिव और एक क्या है नेगेटिव। ठीक है जी, ये हमारा हो गया इलेक्ट्रिक डाइपोल। अब हमारा काम क्या है? हमारा काम ये है कि हम ये चाहते हैं कि इस इलेक्ट्रिक डाइपोल की वजह से, ठीक है, लेट्स सपोज मैं इसको अगर दोबारा कहीं नीचे करके बनाना चाहूँ ताकि मैं कंप्लीट फिगर बना सकूँ, तो मैं इसको थोड़ी देर के लिए रिमूव करती हूँ। हम ये करना चाहते हैं कि लेट्स सपोज कि यहाँ पर मेरा कोई डाइपोल है, ठीक है, और मैं क्या कर रही हूँ, किसी इस पॉइंट P पे मुझे क्या फाइंड आउट करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड बिकॉज ऑफ दिस डाइपोल। डाइपोल क्या है, चार्ज है। ठीक है जी, इसकी वजह से मैं इसको देखती हूँ कि मेरे किसी एक पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी प्रोड्यूस होती है। ठीक है, अब मुझे दोबारा ज़रा यहाँ पे अगर मैं अपने डाइपोल्स बना लूँ ये देखने के लिए, लेट्स सपोज कि ये मेरा पॉजिटिव चार्ज है और यहाँ पर मेरा नेगेटिव चार्ज है। ठीक है, अब मैं अगेन अगर रूलर का यूज़ करूँ, मैं इस डिस्टेंस को दोबारा ड्रॉ करूँ जो कि d है, ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगी जी ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस, ये हो गया, इसको यहीं पे रहना है, ये हो गया d। थोड़ा सा और इससे इसको करूँ, ओके। अब हमने क्या करना है, अब मुझे डिस्टेंस देखना है जो कि इस पॉइंट का, ठीक है, अगर मैं इनके ये वाला पॉइंट जो मैं लेना चाह रही हूँ, ठीक है, अब इसमें एक और इशू है कि मुझे पॉइंट थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा कि ये पॉइंट है, यहाँ से लेके मैं एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करती हूँ यहाँ तक। ठीक है जी, ओके। अब इसको मैं थोड़ा रिमूव कर दूँ यहाँ से। ठीक है जी, ये मेरा पॉइंट हो गया पॉइंट P। यहाँ पे मैंने क्या फाइंड आउट करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करनी है। किसकी वजह से करनी है, बिकॉज ऑफ दिस पॉजिटिव चार्ज लेट्स सपोज और बिकॉज ऑफ दिस नेगेटिव चार्ज। ठीक है, अब ये एक सिस्टम बन गया है। यहाँ पे अगर मैं एक ड्रॉ करूँ तो ये क्या हो जाएगा, इसका सेंटर हो जाएगा। ठीक है, ये इसका सेंटर है यहाँ पे।
ओके अब क्या है जी, अब हम डिस्टेंस देखना चाहते हैं, क्योंकि आपको पता है कि जिस पॉइंट पे आपने, लेट्स सपोज आपने यहाँ पे अगर अपना चार्ज क्यू नॉट रखा था ला के, तो क्या करता है वो आपके जो सिस्टम है उससे आपने क्यू नॉट तक का डिफरेंस देखना होता है, ठीक है। तो अब मैं दो तरह की यहाँ पे लाइंस ड्रा करती हूँ। एक डिस्टेंस वो है जो इस पॉइंट पी को मैं, ये कलर थोड़ा अच्छा नहीं है, ओके, अगर मैं इस पॉइंट पी से यहाँ पे लाइन ड्रा करूँ और मैं फाइंड आउट करना चाहूँ कि इस पॉइंट पी का नेगेटिव चार्ज के साथ कितना डिस्टेंस है, ठीक है, वो जी है, हम उसको कह देते हैं आर माइनस, ताकि हमें ये पता चल जाए कि हम आर क्यू माइनस की बात कर रहे थे, ठीक है। ये हो गया आपका, यहाँ पे मैं इसको बना दूँ इसका एरवर्ड कि मैं डिस्टेंस की बात कर रही हूँ, यहाँ पे मैंने मेंशन करती हूँ आर माइनस, ठीक है जी। इसी तरह से अगर मैं अब ड्रा करना चाहूँ अदर डिस्टेंस, उसको मैं इधर ही बना लेती हूँ, ठीक है, ये ऊपर ही ख़त्म हो जाएगा। ये वो डिस्टेंस है जी। अगर मैं इसको दूसरे कलर से बनाऊँ, ग्रीन ना हो तो येलो और रेड है, और लेट्स सपोज मैं देखूँ कि अगर मेरे पास कोई और कलर ऐसा जो डिफ्रेंशिएट कर सके, चलिए मैं ब्लू ले लेती हूँ, ठीक है, लेट्स सी कि क्या होता है उसके साथ। अब दूसरा जो डिस्टेंस है वो आपने बनाना है जी पॉजिटिव चार्ज का, जो कि इसके सेंटर तक आएगा। यहाँ पे मैं क्या लिखूँगी, आर प्लस, ठीक है जी। आर प्लस आर माइनस क्या है, पॉजिटिव चार्ज का उस पॉइंट पी तक का डिस्टेंस, दैट इज़ आर प्लस, नेगेटिव चार्ज का उस पॉइंट पी से डिफरेंस, दैट इज़ टर्म्ड एज आर माइनस, ठीक है जी। अब हम एक और चीज़ इंट्रोड्यूस करवाते हैं, डिस्टेंस जो कि सेंटर तक का है। एक्चुअली आपने अलग अलग तो फाइंड आउट कर रहे हैं, लेकिन हम किस चीज़ में इंटरेस्टेड हैं, सेंटर में। इस वजह से कि जब भी अगर आप यहाँ पे देखें कि इन चार्जेस की जब मैंने लिया है डिस्टेंस, मैंने फाइंड आउट करने की कोशिश की, तो मैंने सेंटर से लिया। ये हम हमारा एक रूल है कि हम उसके सेंटर से लेते हैं, कोई भी अगर मैथ्स है, कोई भी आपके पास सिस्टम है। तो यहाँ पे भी क्या होगा, हमें जो असल अपना जो इन टर्म्स ऑफ रिक्वायर्ड है हमारा डिस्टेंस, दैट इज़, अगर अब मैं इसको किससे बनाऊँ, कोई और कलर देख लूँ, एक मिनट, जस्ट टू डिफ्रेंशिएट, मैं ये वाला ले लेती हूँ, ठीक है जी। ओके, ये मेरा डिस्टेंस है यहाँ तक, और ये यहाँ वाला, ठीक है जी। इसको मैं ड्रा करती हूँ, इसको मैं नाम देती हूँ कि ये जो डिस्टेंस है दैट इज़ व्हाट, दैट इज़ जी, ठीक है जी। जी क्या है, जी आपके डाईपोल, आपका एक सिस्टम है, टू पार्टिकल सिस्टम है, लेट्स सपोज। उसमें क्या आप करते हैं, उसका उसके सेंटर से लेके उस पॉइंट पी तक, यानी कि इसका ओवरऑल जो इफेक्ट आप पॉइंट पी पे देखेंगे वो कितना है, वो हो गया जी। इससे बच्चे इस ये जो क्वेश्चन है इसमें इन चीज़ों की अंडरस्टैंडिंग बहुत ज़रूरी है कि हम कौन सी डायरेक्शन या कौन सी डायमेंशन ले रही हैं, ठीक है। उसके उस पर फिर आपकी जो आगे सारी कैलकुलेशन है ना वो डिपेंड करती है। सो अगेन अगर आप देखें कि मैंने पहले क्या किया है, पहले मैंने किया है कि एक पॉजिटिव चार्ज से इस पॉइंट पी तक का मैंने डिस्टेंस लिया है, दैट इज़ आर प्लस। फिर मैंने नेगेटिव से पी तक का डिस्टेंस लिया है कि ये जो नेगेटिव चार्ज है इस पॉइंट पी पे इसका क्या इफ़ेक्ट है, वो देखने के लिए ऑफ कोर्स मुझे डिस्टेंस चाहिए, दैट इज़ आर माइनस। ये प्लस और माइनस मैंने लिखे हैं सिर्फ इसलिए ताकि आप डिफ्रेंशिएट कर सकें कि एक डिस्टेंस पॉजिटिव चार्ज का पॉइंट पी से है और दूसरा डिस्टेंस नेगेटिव चार्ज का है, ठीक है। फिर मैंने एक और जो लेंथ है वो डिस्क्राइब किया है, दैट इज़ जी। जी क्या है, जी डाईपोल के सेंटर से उस पॉइंट पी तक का डिफरेंस है। ओके, अब इस पॉइंट पी को अगर हम थोड़ा सा देखें तो इस पॉइंट पी पे मुझे चाहिए है इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। अगर मैं इसको पॉइंट पी है, लेट्स सपोज मैं इसको कोई और ग्रीन से बना लूँ ताकि ये क्लियर हो सके, ठीक है जी। तो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे मैं चलिए इसी को ही यूज़ कर लेती हूँ फिर एक बार, कि यहाँ पर पॉजिटिव फील्ड जोन सी है उसकी डायरेक्शन आप मुझे बताएंगे कि क्या होगी, और जो नेगेटिव है उसकी डायरेक्शन आप मुझे बताएंगे कि क्या होगी, ठीक है जी। अब देखिए अगर आप इसको, ये पॉजिटिव चार्ज पड़ा हुआ है यहाँ पे, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन है वो फॉर श्योर किधर को है, आउटवर्ड है, तो यहाँ पे क्या होगी, इधर को जाएगी, ठीक है। और ये जो आपका नेगेटिव चार्ज है इसकी फील्ड लाइंस किधर को होती हैं, इनवर्ड होती हैं, ठीक है ना। इसका ये मतलब है कि इस पॉइंट पर भी, ये जो पॉइंट पी है इस पर भी इसकी लाइंस किधर को होंगी, किस तरफ जाएंगी भाई, इनवर्ड जाएंगी, यानी कि पार्टिकल की तरफ जाएंगी, ऐसे को बनेगी ये लाइन, ठीक है। आप समझ गए इसकी बात को, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है। इसको अगर मैं कह दूं कि ये मेरा ई माइनस, सॉरी ये मेरा क्या है जी, अब इसको यहाँ पे मिटाना भी मुश्किल काम है, कि ये मेरा
ई माइनस है, और ये वाली जो सी इलेक्ट्रिक फील्ड है दैट इज़ ई प्लस। इलेक्ट्रिक फील्ड बिकॉज ऑफ पॉजिटिव चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड बिकॉज ऑफ नेगेटिव चार्ज। एक और बात आपने नोटिस करनी है कि यहाँ पे जो पॉइंट, जितना पॉइंट जिस भी पार्टिकल के ज़्यादा करीब होगा, नेगेटिव या पॉजिटिव, वहाँ पर उसकी फील्ड स्ट्रेंथ कितनी होगी, ज़्यादा होगी या कम होगी? जी ऑफ कोर्स ज़्यादा होगी। क्यों ज़्यादा होगी? क्योंकि उसके पास पड़ा हुआ है, और जो दो पार्टिकल हैं, लेट्स सपोज यहाँ पे क्यू नॉट पड़ा हुआ है और पॉजिटिव चार्ज, के दरमियान में जो इलेक्ट्रिक फोर्स है वो डिपेंड करती है इन्वर्स स्क्वायर लॉ पे। इसका मतलब है कि इलेक्ट्रिक ये जो हमारे पास है ई प्लस इज़ फार ग्रेटर देन ई माइनस, क्योंकि ई माइनस का डिस्टेंस पॉइंट पी से बहुत ज़्यादा हो गया। ठीक है, एक तो ये अपोजिट डायरेक्शन में है। ठीक है, दूसरी बात क्या है कि ई प्लस जो सा है वो यहाँ पर ज़्यादा है, ई माइनस यहाँ पे कम है। अब ये मेरी मैटर ऑफ चॉइस पे डिपेंड कर रहा है कि मैंने पी इधर बनाया। अगर मैं पी को बच्चे इस साइड पे बना देती, ठीक है, अगर मैं यहाँ पर पी लेके आती तो आपका क्या होता? यही जो अंडरस्टैंडिंग अभी हमने डिस्कस की है इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए, कि वहाँ पर उस पॉइंट पे जो पॉजिटिव इलेक्ट्रिक फील्ड थी या इलेक्ट्रिक फील्ड बिकॉज ऑफ पॉजिटिव चार्ज वो ज़्यादा होती है, और इलेक्ट्रिक फील्ड बिकॉज ऑफ नेगेटिव चार्ज वो उसकी स्ट्रेंथ कम होगी। ठीक है, लेकिन यही बात अगर आप, या वो उनके दरमियान जो फोर्स है वो कम होगी। लेकिन अगर मैं इसको अपोजिट साइड पे इस पॉइंट पी को ले लूँ तो ये चीज़ क्या हो जाएगी? रिवर्स हो जाएगी। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो सी है बिकॉज ऑफ नेगेटिव चार्ज उसकी स्ट्रेंथ ज़्यादा हो जाएगी, और जो दूसरा है उसकी कम हो जाएगी। ठीक है, ऑफ कोर्स हमें क्वेश्चन करना है तो कोई एक तो हमें चीज़ को सपोज करना होता है, तो हमने फ़िलहाल यही ले लिया। ये जस्ट अंडरस्टैंडिंग के लिए था कि हम ये काम कर रहे हैं। ठीक है जी, अब देखें, अब अगर हम ये जो है मेरा डिस्टेंस, ये सॉरी रेड की तो ये रेड आ गया, ये जो डिस्टेंस है जो सेंटर से था, अगर इसको यहाँ पे देखें तो क्या मैं इसको लिख सकती हूँ ये वाली चीज़ जो उनसे कि ये जो हाफ है यहाँ तक आ रहा है और ये वाला यहाँ तक है, ये d/2 और d/2 है। ठीक है ना? ओके, अब अगर मैं देखना चाहूँ r माइनस को इन टर्म्स ऑफ z, तो r माइनस किसके बराबर आएगा? आप बता सकते हैं कि r माइनस किसके बराबर आएगा अगर आपने इसको इन टर्म ऑफ z लिखना है? ऑफ कोर्स आप क्या करेंगे कि अगर z के अंदर आप प्लस कर दें d/2 को, ये z है, ठीक है, और ये जो डिस्टेंस है दैट इज़ d/2। तो अगर आप इन दोनों को ऐड कर दें तो ये टोटल यही डिस्टेंस बनता है ना, ये r माइनस वाला। क्लियर है ये बात आप लोगों को? ठीक है जी, अब इसी तरह से आप मुझे बता सकते हैं कि r प्लस जो है वो किसके बराबर आएगा? r प्लस ये वाला, ये डिस्टेंस है। ठीक है, और z क्या है? z में ये वाला d/2 भी शामिल है। इसका क्या मतलब है कि अगर आप z में से माइनस कर दें d/2 को, इस डिस्टेंस को, ये वाले को, तो आपके पास क्या बच जाएगा? r प्लस। ये पॉइंट समझना ज़रूरी है कि समझो कि अगर मैं इसको बिंग टीचर रेट करूँ इलेक्ट्रिक डायपोल की, जब हम कैलकुलेशन करना चाहेंगे या उसको समझना चाहें, तो इसमें यही पॉइंट है कि आप r प्लस और r माइनस को किसके इक्वल रखते हैं। ठीक है, किस तरह से आपको आप उसको इन टर्म्स ऑफ z लिखते हैं, बिकॉज अब आपके पास सेपरेट चार्ज पार्टिकल्स नहीं है कि आप r प्लस और r माइनस से लेके उसको सॉल्व कर लें। नाउ यू हैव अ सिस्टम ऑफ टू चार्जेस अप ऑफ अपोजिट मैग्नीट्यूड। ठीक है जी, तो अब आपने क्या करना है? आपने इसको कंसिडर करना है कि आप किस तरह से इसको कर रहे हैं। सो r प्लस हमारा निकला है, किसके बराबर आ गया है जी? z-1/2 के, और r माइनस किसके बराबर आया है? z+1/2 d के। और d/2 क्या है? d इज़ अ डिस्टेंस बिटवीन पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज। और अगर आप, क्योंकि z जोन सा है वो उसके सेंटर तक आ रहा है, ये उसका सेंटर तक था, तो ऊपर वाला d/2 नीचे वाला d/2, तो टोटल डिस्टेंस क्या हो गया? d। आई होप कि ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया। अगर नहीं हुआ तो आप मुझसे अभी कमेंट्स में इसको पूछ सकते हैं। ठीक है जी, अब हम क्या करना चाहते हैं? अब हम e की वैल्यू देखते हैं कि हमारे पास e क्या आएगा। अब नेट e की बात करते हैं। ठीक है जी, तो नेट e हमारे पास आ जाएगा दैट e इज़ इक्वल टू क्या वाला, कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड है हमारे पास इस वक्त? ई प्लस मैंने ऊपर बनाई है, प्लस मैंने कौन सी बनाई है? ई माइनस बनाई है। ठीक है जी, अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, चूँकि हमें पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है और ई प्लस जो सी है वो बड़ी है ई माइनस से, तो हम इसको एक्चुअली अपने यहीं पर ही हम उसको ई प्लस माइनस ई माइनस कर देते हैं।
अगर किसी पॉइंट पे ये पॉइंट है और यहाँ पे कुछ फील्ड इधर को जा रही है, कुछ इधर को जा रही है, अगर आपको नेट चाहिए तो आप क्या करेंगे, बड़ी वाली से छोटी को माइनस कर देंगे, ठीक है। आपको क्या मिल जाएगा, आपको नेट फील्ड मिल जाएगा उसका। अब यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं जी, ई प्लस हमारे पास क्या है, के क्यू कौन सा, पॉजिटिव वाला, ओवर क्या है जी, आर स्क्वेयर, विच आर, आर प्लस इज द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट पी एंड पॉजिटिव चार्ज क्यू, ठीक है जी। माइनस हमारे पास क्या आ गया, अगेन के क्यू ओवर आर माइनस स्क्वेयर, ठीक है जी। ये चीज़ आपके पास आ गई। अब हमने क्या करना है, अब हम इसको ट्रांसफॉर्म करना चाहते हैं इन टर्म्स ऑफ z, ठीक है जी। तो k और q को लेट्स सपोज मैं कॉमन अभी से ही ले लेती हूँ, ठीक है। ये दोनों बाहर आ गए। अब ये अंदर क्या बचता है, 1 ओवर r प्लस क्या था जी, आपको याद है हमने r प्लस क्या निकाला है, हमने निकाला जी z माइनस डी बाई टू, z माइनस डी बाई टू होल स्क्वायर माइनस यहाँ पे क्या था, 1 ओवर z प्लस डी बाई टू होल स्क्वायर। ये मैंने किसकी जगह पे लिखा है, ये मैंने r की जगह पे लिखा है। एक r प्लस आर स्क्वायर था, ये इसका r स्क्वायर है, ये आर स्क्वायर है, ठीक है जी। अब हमारे पास ये चीज़ आ गई। अब आप बता सकते हैं कि इसमें इसका नेक्स्ट स्टेप क्या हो सकता है। अगर ये इक्वेशन आपके पास लिखी हो तो आप क्या करेंगे, नेक्स्ट आगे हम किस तरह से प्रोसीड करें, या यहीं बस कर दें। अब ऑफ कोर्स हम यहाँ बस नहीं कर सकते, इसलिए कि हमें यहाँ पे कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं मिली है, ना हमें पता चला है कि कहीं कोई इलेक्ट्रिक डाइपोल यूज़ हुआ है, ना अभी हम उसकी फील्ड फाइंड आउट कर सकते हैं। हमारे पास कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन नहीं है। हम अपनी इक्वेशन को थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना चाहते हैं, कुछ मॉडिफाई करना चाहते हैं, ताकि हम उस जो हमारे पास सोल्यूशन आए, जो हमारे पास एंड पॉइंट आए, उसको हम समझ सकें कि वो क्या चीज़ आई है, हम उसको थोड़ा सा, या हम उसको कहीं फिज़िकली यूज़ कर सकें, ठीक है जी। तो अगर इस किस्म की सिचुएशन आपके पास आ जाती है तो सिंपली आप क्या करते हैं, ऑफ कोर्स आप एलसीएम लेते हैं, ठीक है। अब आपके पास क्या आ जाएगा, c प्लस डी बाई टू होल स्क्वायर माइनस z माइनस डी बाई टू होल स्क्वायर ओवर z माइनस डी बाई टू z प्लस डी बाई टू, ठीक है जी। ये चीज़ क्लियर हो गई आपको। ओ यहाँ पे क्या आ रहा है, स्क्वायर आ रहा है, ओके जी। अब हम क्या करें, ऑफ कोर्स अगर आप इसको साथ साथ करते रहें तो हमारे लिए समझना और करना आसान हो जाएगा। लेट्स सपोज मैं थोड़ा सा कलर चेंज करना चाहती हूँ कि ये मैं अब इसका स्क्वायर ओपन कर रही हूँ, दैट इज़ जी स्क्वायर प्लस डी बाई टू स्क्वायर प्लस 2z बाई टू, ठीक है जी, माइनस जी स्क्वायर माइनस डी बाई टू होल स्क्वायर माइनस 2z डी बाई टू, ठीक है जी। अब नीचे क्या आ जाएगा, यहाँ पे समझें कि k और q जो सा है वो थोड़ी देर के लिए हम उसको होल्ड करते हैं कि वो हमारे साथ यहाँ पर आ रहा है, ठीक है जी। यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी किस चीज़ के बराबर होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होल स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे ये होल स्क्वायर था। अब अगर आप ऊपर देखें तो हमारे पास क्या सिचुएशन है, अब मैं अगेन रेड कलर को यूज़ करूँ, जी स्क्वायर ये माइनस, अगर मैं इस माइनस को अंदर अप्लाई करूँ ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ठीक है जी। ये इसके साथ कैंसिल हो गया, ये 2 इधर चला गया, ये 2 इधर चला गया, ठीक है जी। क्लियर है आप लोगों को ये पॉइंट्स। अच्छा देखिए, अगर मैं इसको सॉल्व करूँगी तो आपको लगेगा यस ऐसे ही हो रहा है, लेकिन आप कहाँ पे इन चीज़ों के पॉइंट्स पकड़ेंगे या आपको कहीं पे जो कन्फ्यूजन आ रही है उसको देखेंगे जब आप इसको साथ साथ बाय हैंड करेंगे, ठीक है। तो आपके पास ऑफ कोर्स मैं हमेशा लेक्चर में आपको कहती हूँ कि आपके पास पेंसिल होनी चाहिए, आपकी नोटबुक होनी चाहिए, तो काइंडली आप इसको साथ साथ इसको लिखते चले जाएं, ताकि आपको बाद में जब आप इसको देखें तो आपके पास कोई इशू ना आपको हो कि अच्छा ये वाली मेरा तो नहीं आया, या कहीं पॉजिटिव आ गया तो या कहीं पर नेगेटिव आ गया। उससे ये आसानी भी होगी कि अगर मैं कैलकुलेशन करते हुए कहीं पे
कोई गलती कर जाऊंगी तो आप उसको मुझे बता सकेंगे, तो हमें ज़्यादा एफर्ट नहीं करनी पड़ेगी पीछे जाके देखने के लिए, ठीक है, क्योंकि मैं भी अभी इसी टाइम पे कर रही हूँ। ओके जी, अब हमने क्या करना है नेक्स्ट, हमारे पास भी क्या बचता है, ऊपर क्या बचता है पहले हम उसे देख लेते हैं जी। यहाँ पे मेरा के क्यूब आई मौजूद है। अच्छा जी, ऊपर मेरे पास क्या आ गया, 2ZD, यही आ रहा है ना, देखिए ये और ये दोनों सेम है, ZD प्लस ZD, दिस इज़ 2ZD। ओके जी, अब मैं नीचे देखती हूँ, नीचे हमारे पास क्या बच गया, नीचे हमारे पास यही चीज़ है, ठीक है, Z स्क्र माइनस D ओवर 2 होल स्क्र और इसका भी स्क्र। अच्छा जी, अब अगर इसमें से मैं Z को कॉमन लेना चाहूँ, ठीक है, तो क्या होगा, अब हम Z को कॉमन लेते हैं, तो यहाँ पर मेरे पास क्या आ जाएगा जी, ये आ गया मेरा के क्यू इधर ही है, यहाँ पे मैंने क्या किया है, Z को कॉमन लेना है। अब अगर सारे Z मुझे निकालना है तो इसकी कौन सी पावर आएगी बच्चा, Z4, ये Z स्क्र और ये Z स्क्र, यहाँ पे Z4 आ जाएगा। ओके जी, अंदर हमारे पास क्या बच गया, 2Z वैसे का वैसे ही है, साथ में D है, यहाँ पे 1 आ गया, 1 माइनस D ओवर 2, यहाँ पे कोई और चीज़ आएगी इसके साथ, क्योंकि मैंने क्या मैं Z को Z माइनस D/2 में से खाली Z कॉमन निकाल सकती हूँ, ऑफ कोर्स नॉट। मुझे क्या करना है, मुझे अपनी इक्वेशन को देखना है कि जो मैं अगर कहीं किसी चीज़ में से आप कुछ, आई थिंक आप लोग मैथमेटिक्स के लोग हैं, आई होप कि मुझे इतनी डिटेल से आपको बताने की ज़रूरत नहीं भी है, लेकिन जस्ट फॉर कंप्लीटनेस मैं इसको आपके सामने डिस्कस करती हूँ कि क्या आप करते हैं कि जब आप कोई चीज़ कॉमन लेते हैं तो ऑफ कोर्स जहाँ पर वो मौजूद नहीं होता आप उसको उसी टर्म के साथ क्या कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं। तो यहाँ मैं Z को डिवाइड करूँगी, यहाँ पर उसका स्क्वायर हो गया, ठीक है, और यहाँ पर इसका होल का स्क्वायर बाकी है, ठीक है जी। अगर आप सिंपल इस इक्वेशन में से निकालते हैं इसको, Z को निकालें तो Z स्क्वायर आएगा, फिर ये वाला स्क्वायर मिला के उसको Z4 कर दीजिए। आप Z4 को अंदर टोटल मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, वो कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे Z फिर नहीं बचेगा, ठीक है जी। ये सिचुएशन आ गई हमारी। अब थोड़ा सा एक Z हमें ये और ये मिल रहा है, जिसको मैं क्या कर सकती हूँ, मेरे पास आ गया के क्यूब ओवर Z क्यूब, ठीक है जी, इनटू क्या आ गया, 2D ओवर 1 माइनस D ओवर 2Z होल स्क्वायर, ठीक है जी। ये चीज़ हमारे पास बन गई। ये हमारी सारी जो डिस्कशन चल रही है, ये इलेक्ट्रिक डाइपोल की हम बात कर रहे हैं। इलेक्ट्रिक डाइपोल में हमने क्या किया है कि हमने, चूँकि हमारा सिस्टम है 2 पार्टिकल्स का, तो हमने उसका डिस्टेंस लिया है Z, इलेक्ट्रिक डाइपोल के सेंटर से लेके उस पॉइंट P तक, या समझो उस पॉइंट P के भी वहाँ पे अगर आपको चीज़ रखेंगे कि उसके सेंटर तक ये डिस्टेंस है। अब हमारी इक्वेशन जो सी है वो हमारे पास क्या कुछ आ गया है, एक जी हमारे पास है K विच इज़ कॉन्स्टेंट, Q क्या है, Q हमारा चार्ज है, D हमारे पास क्या है, डिस्टेंस बिटवीन 2 चार्जेस, ठीक है, और उसके बाद Z है, Z क्या है, Z इज़ अ डिस्टेंस बिटवीन फ्रॉम द सेंटर ऑफ द इलेक्ट्रिक डाइपोल टू दैट पॉइंट P। अब हम इंटरेस्टेड किस चीज़ में होते हैं, हम क्या काम करते हैं कि जो हम इलेक्ट्रिकल इफेक्ट देख रहे होते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल के, उसका जो डिस्टेंस होता है उस पॉइंट से, जो Z है, जो Z है ये बहुत बड़ा होता है एज़ कम्पेयर टू D, क्योंकि आपका जो सिस्टम है वो बहुत डी स्मॉल होता है, आप एक सिस्टम की बात कर रहे हैं ना, और जिस पॉइंट पर आपने इस इलेक्ट्रिक डाइपोल, इसके एक्चुअली प्रैक्टिकल एग्जांपल्स हैं, हम उसको बाद में देखेंगे, तो वो जो डिस्टेंस होता है जिस पॉइंट पे हम P को देखते हैं, अगर तो हम बहुत करीब डिस्टेंस पे देखें देन ओके हमारे पास ये एक्सप्रेशन मौजूद है, हम इसी से करेंगे, लेकिन प्रैक्टिकली हम क्या करते हैं कि हम अपने जो हमारा D होता है दैट इज़ फार स्मॉलर दैन दिस Z, तो हम क्या कर सकते हैं बच्चे, इस वाली टर्म को, ये D ओवर 2Z है, इसका क्या मतलब हो जाएगा कि ये टर्म आप इसको क्या कर सकते हैं, इग्नोर कर सकते हैं, ये बहुत छोटी टर्म आएगी, क्योंकि Z बहुत बड़ा है, D बहुत छोटा है। जब आप D को 2Z से डिवाइड करेंगे तो वो आपके पास छोटा आंसर आएगा, जब उसको फर्दर आप स्क्वायर करेंगे वो और छोटा हो जाएगा, तो 1 से अगर आप उसको माइनस करते हैं तो उस पर उसका कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। इसका ये मतलब है कि अब हमारे पास जो E है वो क्या बन जाएगा, E इज़ इक्वल टू नेट E की बात हो रही है ये, ठीक है जी, नेट E हमारे पास आ जाएगा K विच इज़ कॉन्स्टेंट Q D ओवर Z क्यूब, ठीक है जी। समझ आप इसको, Z क्यूब कौन से आया था कि हमने Z4 को कॉमन लिया था और उसके बाद हमारे पास ऊपर एक Z से ये कट गया था, ठीक है, ये चीज़ हमारे पास आ गई। अब ये जो चीज़ है मेरे पास QD,
इस क्यू डी को हम कहते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। ठीक है जी, इसको हम इस तरह से भी डिस्क्राइब करते हैं। और इसको हम क्या कर सकते हैं कि हम इस तरह भी लिख सकते हैं P/Z ठीक है जी। अच्छा, यहाँ पे शायद मैंने कोई एक टू, मेरे ख्याल में ये टू मैंने मिस किया है। ये टू भी आप यहाँ पे साथ में लिख सकते हैं। एक्चुअली जो हमारे पास लिटरेचर आता है उसमें क्या आता है, ये जो K की वैल्यू होती है, K इज़ इक्वल टू 1/4πε0। ठीक है, तो ये के जो टू होता है इसको आप इसमें भी लिख सकते हैं, या यहाँ पे आप इस टू को ऐसे भी यूज़ कर सकते हैं, एक ही बात है। ठीक है जी, तो ये हमारी फाइनल इक्वेशन आ गई कि नेट इलेक्ट्रिक इफेक्ट या नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट या इलेक्ट्रिक फील्ड बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल एट पॉइंट P इज़ इक्वल टू 2k/QD/Z³ और 2k/P/Z³। व्हाट इज़ P? इट इज़ इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। अब अगेन आपके पास दो तरह के इलेक्ट्रिक फील्ड के फार्मूला आ गए हैं, एक ये है और एक ये है। इसका ये मतलब है कि डिपेंडिंग ऑन द गिवन डेटा आप क्या करते हैं, अगर तो आपको चार्ज और डिस्टेंस की वैल्यू गिवन है, ठीक है, तो आप ये वाला फार्मूला यूज़ करेंगे। अगर आपको सिंपल एक ही चीज़ गिवन है, दैट इज़ इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, तो आप क्या करेंगे, फिर आप ये वाला फार्मूला यूज़ करेंगे। फ़र्क दोनों में कुछ नहीं है। लेकिन अगर आपको इलेक्ट्रिक डाइपोल दिया हो तो आप क्यू डी से इसको सॉल्व नहीं कर सकते, क्योंकि ना तो आपको फिर डी की वैल्यू पता होगी, ना आपको क्यू की वैल्यू पता होगी। ठीक है, और इसी तरह से अगर आपको क्यू गिवन है या डी गिवन है, तो आप उससे ऑफ कोर्स इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट निकाल सकते हैं उन दोनों को मल्टीप्लाई करके। ठीक है जी, सो ये आज की ये जो हमारी डिस्कशन थी, ये थी इलेक्ट्रिक डाइपोल के बारे में। तो हमने क्या किया, सबसे पहले हमने इलेक्ट्रिक डाइपोल को डिफ़ाइन किया, विच इज़ इक्वल टू you can define electric dipole is two charges of same magnitude but opposite sign separated by distance d. इस कॉन्फ़िगरेशन को we termed as electric dipole। फिर ये जो एक सिस्टम है, इसकी वजह से हमने एक पॉइंट P पे इलेक्ट्रिक फील्ड देखी। हमने ये देखा कि अगर ये पॉइंट आप P के करीब लेते हैं तो वो उस वहाँ पर पॉजिटिव चार्ज के करीब लेते हैं तो पॉजिटिव इलेक्ट्रिक फील्ड बड़ी होगी। अगर आप इसको दूसरी के साइड पे लेते हैं तो दूसरी चीज़ बड़ी हो जाएगी। बच्चे, जब भी आप उसकी कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे कि आप किस पॉइंट पे उसको फाइंड आउट करना चाहते हैं, तो आपका सॉल्यूशन चेंज हो जाएगा। हमारा जो सिलेबस का हिस्सा है, हमने उसको इसी उसके एक्सिस पे लिया है कि जस्ट क्या आप ये समझ लें कि अंडरस्टैंडिंग भी हमारी हो जाती है और ये क्वाइट इजी है। लेकिन अगर मैं पॉइंट को, लेट्स सपोज कीजिए मेरा इलेक्ट्रिक डाइपोल है, मैंने पॉइंट यहाँ पे इसके साथ लिया, लेकिन मैं पॉइंट यहाँ पर ले लूँ तो फिर आप इस तरह से इसका डिस्टेंस वगैरह हम फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, फिर उसका डिफरेंट तरह से हम उसकी ट्रीटमेंट करेंगे। उसके बाद हमने जब उस इक्वेशन को अपनी सॉल्व करने से पहले हमने क्या किया है, हमने उसको इन टर्म्स ऑफ जी किया है। जी जो डिस्टेंस था इलेक्ट्रिक डाइपोल का उस पॉइंट पी के साथ। ठीक है, तो वो हमने कैसे फाइंड आउट किया था, इन टर्म्स ऑफ डिस्टेंस फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज। उसके बाद हमने क्या कर दिया, हमने इनको इकट्ठे कर दिया कि हमारे पास जो चार्जेस आ रहे हैं दोनों, वो उनको हमने इन टर्म्स ऑफ जी किया है और ये चीज़ हमारे पास आ गई जी। लास्ट के हम पहुंच जाते हैं, कुछ अप्रॉक्सीमेशन लगाते हैं कि जो डिस्टेंस हम लेते हैं, ये जो डी है ये डिस्टेंस है क्यू और उसके दरमियान का, पॉजिटिव और नेगेटिव के दरमियान का। वेयर एज जी इज़ अ डिस्टेंस बिटवीन डाइपोल एंड द पॉइंट पी। ठीक है जी, ये हमने कर लिया और हमारे पास ई दो डिफरेंट फॉर्म में आ जाता है। ये सेम होती है लेकिन दो डिफरेंट एक्सप्रेशन आपके पास बन जाते हैं, एक क्यू डी के साथ और एक पी के साथ। ये दोनों एक्सप्रेशन के साथ आपको क्वेश्चन आ सकता है। इवन आपसे ये भी पूछा जा सकता है कोई एक आधे मार्क्स का, या उसमें आपके पास एमसीक्यू में कि इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट जो P है वो किसके बराबर है, या आपको D बता दिया जाए और आपको कहा कि आप इसको फाइंड आउट करें। तो अगर आपको चार्ज पता है कि क्या है, या आपने एलिमेंट्री चार्ज लेना है, तो आप QD से P की वैल्यू को क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है जी, ये सारी हमारी डिस्कशन हो गई इलेक्ट्रिक डाइपोल के बारे में। अब एक छोटा सा क्वेश्चन हम लेते हैं, एग्जाम्पल क्वेश्चन, जहाँ मैंने कहीं उसको नोट किया था, मैं ज़रा उसको ढूंढ लूँ कि वो कहाँ पे मैंने इस क्वेश्चन को टाइप की। इसी फार्मूले को एक्चुअली हम यूज़ करना चाहते हैं जी। ये हमारा क्वेश्चन है, मैं थोड़ा सा साइड पे करूँ ताकि आपको दूसरी चीज़ें कंफ्यूज ना करें। ओके जी, क्वेश्चन है जी, इफ़ 200 कूलम Q इज़ इक्वल टू 200 कूलम। अगर मैं यहाँ पे इसको रेड से लिख लूँ, ये मेरा Q है, दैट इज़ 200 कूलम। ठीक है जी, हाइट है मेरे पास दैट इज़ 6 किलोमीटर। ठीक है, ये जो चार्जेस हैं आपके दैट इज़ पॉजिटिव
Q एंड ये नेगेटिव Q, और ये जो डिस्टेंस है अगर मैं दोबारा रूलर का यहाँ पे यूज़ करूँ तो ये वाला ये सेंटर हो गया। ठीक है, आई वांट टू डिफाइन एज के एज आपका क्या है। ठीक है, अब मैं इसको पीछे कर देती हूँ जी। ये डिस्टेंस सेंटर तक का दैट इज़ एज, और ये डिस्टेंस सेंटर से लेके यहाँ तक का अगेन एज। इसका ये मतलब हुआ कि ये टोटल किसके बराबर हो गया, ये क्या कहते हैं, ये टोटल जो चीज़ है ये किसके बराबर आएगी बता सकते हैं आप? ये है जी आपका डी, टोटल डिस्टेंस। ठीक है, ओके जी। एज आपका है 60 या 6 किलोमीटर है जी। ठीक है, ये आपके पास 6 किलोमीटर आ गया। और हमारे पास क्या है जी, अब हमें अपने फार्मूले के लिए क्या चाहिए, जी चाहिए। जी इज़ गिवन, जी क्या है 30 किलोमीटर है। If Q is equal to 2 coulomb and H is equal to 6 kilometer, what is the magnitude of the dipole's electric field at altitude Z is equal to 30 kilometer somewhat above the clouds? ठीक है जी, अब हम एक्चुअली अपने ओरिजिनल या प्रैक्टिकल प्रॉब्लम की तरफ आ रहे हैं। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, फार्मूला हमारे पास क्या था, दैट इज़ E इज़ इक्वल टू के, यहाँ पे 2 भी आना चाहिए, Q D ओवर जी क्यूब। ठीक है जी, अब आपके पास यहाँ पे क्या था, जो आपका d है दैट इज़ इक्वल टू 2h। ठीक है जी, 2 आपके पास k की क्या वैल्यू है, 9 इंटू 10 रेज टू पावर 3। q क्या जी आपका 200। अब जो कूलम है इसको, चले जी कूलम आपके पास आ गया, और आपके पास वो क्या है 2h क्या है, 2 इंटू आपने क्या करना है जी h, 6 इंटू आपने इसको मीटर में सॉल्व करना है कि किलोमीटर में सॉल्व करना है, ये आपने मुझे बताना है कि यहाँ पे मीटर आएगा या किलोमीटर आएगा। ठीक है, ये हो गया। डिवाइड आपने किससे करना है, जी क्यूब से। जी क्या जी 30। अब इसको मैं क्या बनाऊँ, मीटर बनाऊँ कि किलोमीटर बनाऊँ? ऑफ कोर्स जो आपके पास यूनिट है लेंथ का दैट इज़ मीटर, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इट इन आवर प्रीवियस लेक्चर्स। तो अब क्या करेंगे, यहाँ पर भी 10 रेज टू पावर 3 मीटर आ जाएगा, और यहाँ पर भी 10 रेज टू पावर 3 आ जाएगा। ठीक है जी, इसको आप सॉल्व करेंगे और अपना जो आंसर है उसको आप मुझे जो हमारा आ जाएगा डिस्कशन वाला सेशन, उससे बताएंगे कि आपका क्या आंसर आता है। ठीक है, मेरे पास जो आंसर आता है वो आ रहा है जी 10, ये 3 और 3 ये तो इसमें कैंसिल हो जाते हैं। ठीक है जी, यहाँ पे मेरे पास बन जाता है आई थिंक 1.6 इंटू 10 रेज टू पावर 3 न्यूटन पर कूलम। ठीक है जी, ये जो इसका है ना, आप क्या बताएंगे न्यूटन पर कूलम कैसे है, आप ये मुझे बताएंगे कि इसका यूनिट ये वाला मैंने कैसे बनाया है। ठीक है, ऑफ कोर्स आपने यहाँ पे जो आपका कांस्टेंट के है आपने उसकी वैल्यू को भी कंसिडर करना है। ठीक है जी, तो ये एक छोटी सी एग्जांपल थी। अगर मैं इसको थोड़ा सा फिर रिवाइज़ करूँ ताकि आप समझ आएँ इस चीज़ को कि हमने सबसे पहले एक फार्मूला अपना ड्राइव कर लिया किसका, इलेक्ट्रिक फील्ड बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल। ठीक है, दैट इज़ E इज़ इक्वल टू 2k QD ओवर जी क्यूब। ठीक है, उसके बाद हमें एक प्रॉब्लम दी गई है कि आपके पास दो चार्जेस हैं, एक प्लस है एक माइनस है, और उनके दरमियान जो डिस्टेंस है दैट इज़ इक्वल टू 2h। एच की वैल्यू गिवन है दैट इज़ 6 किलोमीटर। चार्ज आपको चाहिए क्यू की वैल्यू गिवन है दैट इज़ 200 कूलम। और फिर हमें, क्योंकि इसमें है ही 3 अननोन, के तो कांस्टेंट है, क्यू डी और जी। अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड के डायपोल की इलेक्ट्रिक फील्ड की आ जाए प्रॉब्लम आ जाए तो ऑफ कोर्स 3 वेरिएबल्स हैं, 4 टोटल अगर ई को डालें तो एक इक्वेशन से आप एक को सॉल्व कर सकते, विच मीन्स कि वी नीड 3 वैल्यूज़ ऑफ दिस अननोन। तो तीनों हमारे पास मौजूद हैं और इनको सिंपल हमने यहाँ पे रिप्लेस किया है और हमारे पास ये आंसर आ गया है। ठीक है जी, एक्चुअली इस क्वेश्चन का अभी मैंने एक ही पार्ट किया है, लेकिन अगर आप इसको अच्छी तरह से समझ जाएं, अंडरस्टैंड कर जाएं, तो हम फिर अगली डिस्कशन करेंगे। ठीक है, आई होप कि इसमें हमने सारी बातें डिस्कस कर ली हैं।